हाल ही में एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी आर्थिक दुनिया में कह सकते हैं कि एक हलचल सी मचा दी है। भारत, जिसे हम सब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानते हैं, उसकी ग्लोबल रैंकिंग में एक बहुत बड़ी गिरावट देखी गई है। तो आखिर ऐसा हुआ क्या? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सीधी सी बात यह है कि नॉमिनल जीडीपी के लिहाज से भारत अब दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मतलब हम एक पायदान नीचे खिसक गए हैं। हाल ही में यूके हमसे आगे निकल गया और उससे पहले जापान भी। और इस गिरावट का असर ना साफ साफ दिखने भी लगा है। भारतीय शेयर बाजार में करीब 10% की गिरावट आई है और जो निवेशक हैं उनका भरोसा भी कहीं ना कहीं डगमगाया है। जरा सोचिए, जो निवेशक कुछ समय पहले तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में पैसा लगा रहे थे, वो अब छठी सबसे बड़ी में लगा रहे हैं। इससे भविष्य को लेकर जो भी वादे हैं या लक्ष्य हैं, उन पर सवालिया निशान लग गया है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रैंकिंग में ये गिरावट आई क्यों। फिर रुपए से जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प पहेली को सुलझाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि दुनिया भर से किस तरह के आर्थिक दबाव पड़ रहे हैं, और आखिर में इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्या भारत अपनी पुरानी रैंक वापस पा सकता है। चलिए तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत टॉप 5 की रेस से अचानक बाहर कैसे हो गया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, एक विरोधाभास है। एक तरफ तो आईएमएफ कह रहा है कि भारत आज भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी है, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये है कि हमारी जीडीपी रैंक चौथे से गिरकर सीधे छठे नंबर पर आ गई है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी तेज ग्रोथ के बावजूद हम पीछे क्यों जा रहे हैं? और इसका जवाब हमें मिलता है इस पूरी आर्थिक पहेली के सबसे बड़े राज में, जिसे हम कह सकते हैं रुपए का विरोधाभास। चलिए समझते हैं कि कैसे एक मजबूत दिखती अर्थव्यवस्था कागज पर असल में छोटी नजर आ सकती है। इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग आखिर बनती कैसे है। देखिए, किसी भी देश का जो कुल उत्पादन होता है, यानी कि उसकी जीडीपी, उसे अमेरिकी डॉलर में बदला जाता है और बस यहीं से एक्सचेंज रेट का सारा खेल शुरू हो जाता है। और यहीं पर पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बहुत तेजी से गिरा है। जो कुछ समय पहले 83 रुपये प्रति डॉलर पर था, वो अब 93 रुपये तक पहुंच गया है। जब रुपया इतना ज्यादा गिरता है तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो डॉलर के टर्म्स में अपने आप ही छोटा हो जाता है। इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। जब रुपए की कीमत गिरती है तो भारत का जो बढ़ता हुआ प्रोडक्शन है वो कागज पर कम डॉलर में गिना जाता है। इसका नतीजा क्या होता है? हमारी इकोनॉमी अपने मुकाबले की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से छोटी दिखने लगती है, भले ही देश के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो। अब रुपये पर इस दबाव का एक बड़ा घरेलू कारण है करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी चालू खाता घाटा। सीधे शब्दों में कहें तो जब हम दूसरे देशों से सामान और सर्विसेज खरीदते ज्यादा हैं और बेचते कम हैं, तो ये घाटा बढ़ता है और इससे रुपये पर दबाव बनता है। और चिंता की बात यह है कि ये घाटा हमारी कुल जीडीपी का 2% तक पहुंच सकता है। अर्थशास्त्र की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव सिग्नल माना जाता है, जो रुपये को और भी ज्यादा कमजोर कर सकता है। तो ये तो हुई देश के अंदर की बात। अब जरा उन अंतर्राष्ट्रीय दबावों पर भी नजर डालते हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था और रुपए को कमजोर कर रहे हैं। देखिए, इस समय भारत एक साथ कई बाहरी चुनौतियों से जूझ रहा है। पश्चिम एशिया में जो संकट चल रहा है, कच्चे तेल और फर्टिलाइजर की आसमान छूती कीमतें, मिडिल ईस्ट से आने वाले पैसों में कमी और अमेरिकी विदेश नीति का असर, इन सब ने मिलकर हमारी आर्थिक मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं। तो अब जब हमने समस्या और उसके कारणों को समझ लिया है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? आखिर किन बड़े और ऐतिहासिक फैसलों की जरूरत है? जानकारों का मानना है कि रुपये को मजबूत करने और अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए 3 मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। पहला, हमें अपना इंपोर्ट बिल, यानी जो हम बाहर से खरीदते हैं, उसे बहुत कम करना होगा। दूसरा, हमें अपने एक्सपोर्ट को तेजी से बढ़ाना होगा। और तीसरा, हमें एक ऐसी जियोपॉलिटिकल पॉलिसी अपनानी होगी जिससे इस पूरे क्षेत्र में स्थिरता आए। लेकिन हाँ, इस पूरी तस्वीर को सही नजरिए से देखना भी बहुत जरूरी है। याद कीजिए, 1999 तक तो भारत दुनिया की टॉप 20 अर्थव्यवस्थाओं में भी शामिल नहीं था। वहां से हमने बहुत तेजी से तरक्की की और टॉप 5 में अपनी जगह बनाई।
आज हम छठे स्थान पर जरूर हैं, लेकिन लक्ष्य 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का है। तो ये गिरावट एक झटका जरूर है, पर हो सकता है कि ये इस लंबी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा हो। तो अंत में सवाल यही है, क्या भारत के बड़े और साहसिक फैसले इन जबरदस्त वैश्विक चुनौतियों को पार करके अपनी खोई हुई जगह वापस पा सकेंगे? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तय है कि आने वाला समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है।